सोचने वाली बात है। भारत के विभाजन को 77 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी वही सवाल हैं, वही बहस है। क्या ये सच में ज़रूरी था? क्या इससे बचने का कोई रास्ता नहीं था? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इसका जिम्मेदार था कौन? 15 से 20 लाख ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इतने लोगों को इस बंटवारे की नफरत की आग ने निगल लिया। उनकी जानें चली गईं, मतलब बेरहमी से मार दिया गया उन्हें। तो सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? ऐसा क्या हो गया कि जो पड़ोसी कल तक साथ रहते थे, वो ही एक दूसरे के खून के प्यासे बन गए? कैसे हुआ इंसानी इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे खूनी पलायन? और हाँ, क्या इसे टाला जा सकता था? चलिए आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, बिल्कुल शुरुआत में, क्योंकि इस तबाही की जड़ें ब्रिटिश इंडिया में बहुत बहुत गहरी हैं। तो देखते हैं कि ये बंटवारे के बीज आखिर बोए कब और कैसे गए। तो साल 1900 के आसपास का सीन कुछ ऐसा था। ब्रिटिश भारत में मोटा मोटा 65% हिंदू आबादी थी और लगभग 27% आबादी मुस्लिम थी। ठीक है, हिंदू मेजॉरिटी थे। लेकिन यहाँ एक लेकिन है। नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट के जो इलाके थे, मतलब आज का पंजाब और बंगाल, वहाँ मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा थी। और बस यही एक डेटा पॉइंट आगे चलकर इस पूरे बंटवारे का सबसे बड़ा कारण बना। अब अंग्रेज़ों को ये बात समझ आ गई थी। उन्हें पता था कि अगर भारत पर कंट्रोल रखना है तो उसकी सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी एकता को तोड़ना पड़ेगा। उन्होंने सोचा, ये जो आज़ादी की एक आवाज़ उठ रही है ना, इसे तोड़ने का सबसे अच्छा तरीका है धर्म। धर्म के नाम पर लोगों को बांट दो। और बस यहीं से शुरू हुई उनकी वो मशहूर पॉलिसी, डिवाइड एंड रूल, बांटो और राज करो। और इसका पहला बड़ा एक्सपेरिमेंट हमें दिखता है 1905 में। लॉर्ड कर्जन, उसने कहा कि अरे, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंगाल को बांटना जरूरी है। बहाना तो यही था, लेकिन असल मकसद कुछ और ही था। असल में वो क्रांतिकारियों के गढ़ को तोड़ना चाहता था और इसके लिए उसने जानबूझकर ईस्ट बंगाल को एक मुस्लिम मेजॉरिटी इलाका बना दिया। ये पहली बार था जब पॉलिटिक्स में धर्म के आधार पर एक लकीर खींची गई। अब सोचिए, अगर बंगाल का विभाजन एक चिंगारी थी ना, तो 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों ने उस पर सीधा घी डाल दिया। अंग्रेज एक नया जहर ले आए जिसका नाम था सेपरेट इलेक्टोरेट्स। मतलब इसका मतलब यह था कि मुस्लिम कैंडिडेट को सिर्फ मुस्लिम लोग ही वोट दे सकते हैं, बस। इस एक चीज ने इंडियन सोसाइटी को पॉलिटिकल तौर पर शायद हमेशा के लिए बांट कर रख दिया। तो अब वो जो बीज अंग्रेजों ने बोए थे, वो उगने लगे थे। धीरे धीरे पॉलिटिकल मतभेद इतने ज्यादा बढ़ गए कि पहली बार एक अलग देश का आइडिया, मुसलमानों के लिए एक अलग देश का ख्याल जोर पकड़ने लगा। लेकिन फिर आया साल 1937 और इन प्रांतीय चुनावों के नतीजों ने सबको हैरान कर दिया। मुस्लिम लीग, जो कहती थी कि वही मुसलमानों की आवाज है, वो बुरी तरह से हार गई। सोचकर देखिए, मुसलमानों के लिए रिजर्व 482 सीटों में से उन्हें मिली सिर्फ 106। मतलब साफ था, उस वक्त भारत के ज्यादातर मुसलमान मुस्लिम लीग के साथ खड़े नहीं थे। और इस हार ने, इस जोरदार झटके ने मुस्लिम लीग को हिला कर रख दिया। तो इस हार की फ्रस्ट्रेशन से एक नई और ज्यादा आक्रामक राजनीति ने जन्म लिया। ये था टू नेशन थियरी का सिद्धांत। जिन्ना के अंडर लीग ने अब ये जोर शोर से कहना शुरू कर दिया कि हिंदू और मुसलमान ये दो अलग अलग कौम हैं, दो अलग देश हैं, जो कभी एक साथ एक मुल्क में रह ही नहीं सकते। जिन्ना का ये बयान, इसने पूरी गेम ही बदल दी। उन्होंने साफ कह दिया कि ये दो कम्युनिटीज के बीच का झगड़ा नहीं है, ये तो इंटरनेशनल मामला है, दो देशों के बीच का मामला है। अब बात सुलह की नहीं हो रही थी, अब सिर्फ और सिर्फ बंटवारे की बात हो रही थी। और यहां से चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगी। ये आ गया था पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। अब हम उन घटनाओं को देखेंगे जिनके बाद सुलह के सारे दरवाजे बंद हो गए और विभाजन लगभग तय हो गया। अब जरा 1937 के नतीजों को याद कीजिए और उन्हें 1946 के चुनावों से कंपेयर कीजिए। सिर्फ 9 साल, और इन 9 सालों में पूरा पॉलिटिकल लैंडस्केप बिल्कुल उलट चुका था। इस बार मुस्लिम लीग को 90% से ज्यादा मुस्लिम वोट मिले और उन्होंने 425 सीटें जीती। अब पाकिस्तान की मांग सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक पॉलिटिकल हकीकत बन चुकी थी। इस बीच अंग्रेजों ने भारत को एक साथ रखने की एक आखिरी, कह सकते हैं कमजोर सी कोशिश की। इसे कहते हैं कैबिनेट मिशन प्लान। प्लान में पार्टीशन को तो रिजेक्ट कर दिया गया, लेकिन जो भारत का स्ट्रक्चर प्रपोज किया गया ना, वो बहुत ही लूज था। एक कमजोर सी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके पास बहुत लिमिटेड पावर्स थीं। लेकिन ये प्लान न तो कांग्रेस को मंजूर था, न ही मुस्लिम लीग को।
मतलब एक कंप्लीट डेडलॉक, सारी बातचीत फेल हो गई। और तब जिन्ना ने पाकिस्तान हासिल करने के लिए डायरेक्ट एक्शन का ऐलान कर दिया। ये एक खुली धमकी थी जिसने आने वाले इतिहास का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। 16 अगस्त 1946 ये वो दिन था, डायरेक्ट एक्शन डे। कलकत्ता की सड़कें नफरत की आग में जल उठीं, दंगे फैल गए और हजारों लोग मारे गए। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग कहा जाता है। और इस हिंसा ने, इस आग ने एक यूनाइटेड इंडिया की आखिरी उम्मीद को भी जलाकर राख कर दिया। अब कहानी उस मोड़ पर आ गई है जहां से सबसे ज्यादा दर्दनाक किस्से शुरू होते हैं। वो जल्दबाजी में लिए गए फैसले, वो हड़बड़ी जिसके कारण सरहदें कलम से नहीं खून से खींची गईं और लाखों करोड़ों जिंदगियां बर्बाद हो गईं। देखिए, हालात अब अंग्रेजों के हाथ से निकल चुके थे। वो बस यहां से जाना चाहते थे, जल्दी से जल्दी। पहले उन्होंने कहा कि हम जून 1948 तक चले जाएंगे, लेकिन फिर आए आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन, और उन्होंने आते ही सब बदल दिया। उन्होंने डेट को आगे खींचकर 15 अगस्त 1947 कर दिया। सोचिए जरा, 200 साल का राज सिर्फ 10 हफ्तों में समेटना था। और इस जल्दबाजी का सबसे बुरा, सबसे भयानक नतीजा क्या था? रेड क्लिफ लाइन। और यहां सबसे हैरान करने वाली बात सुनिए, जिस आदमी को यह बॉर्डर लाइन खींचने का काम दिया गया, सिरिल रेडक्लिफ, वो इससे पहले कभी भारत आया ही नहीं था। उसे देश के बारे में कुछ नहीं पता था। उसे सिर्फ 3 हफ्ते दिए गए और उसने बस नक्शे देखे, सेंसस डेटा देखा और उसी के आधार पर गांव, घर, खेत, नदियां सब कुछ बांध दिया। और ये बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था, ये तो इस हद तक अजीब था कि हर चीज बांटी जा रही थी। आर्मी बांटी गई, सिविल सर्विसेज बांटी गई, यहां तक कि ऑफिस की टेबल, कुर्सियां, टाइपराइटर सब आधा आधा किया जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे इंसानों का नहीं, सामान का बंटवारा हो रहा हो। और सबसे बड़ी, सबसे दिल दहलाने वाली बात, आजादी मिलने के बाद लोगों को बताया गया कि उनका घर, उनका गांव अब भारत में है या पाकिस्तान में। इस कंफ्यूजन ने, इस केओस ने एक ऐसी भगदड़ और हिंसा पैदा की जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। नतीजा, 1 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो गए और हर तरफ से बस एक ही खबर आ रही थी, लाशों से भरी ट्रेनों की। इसी हिंसा और तबाही के बीच 2 नए देश अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश कर रहे थे। और इसी सफर में साल 1950 में भारत ने अपना संविधान अपनाया और एक पूर्ण रिपब्लिक, एक गणराज्य बना। कुछ साल बाद 1956 में पाकिस्तान ने भी ये प्रोसेस पूरा किया और वो भी एक रिपब्लिक बन गया। तो इस तरह से दोनों देशों के लिए आज़ादी का जो फॉर्मल प्रोसेस था वो अपने अंजाम तक पहुंचा। तो आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं। 3 हफ्तों में खींची गई एक सरहद, केओस और खून खराबे के बीच मिली एक आज़ादी, और एक ऐसा बंटवारा जो आज भी, इतने सालों बाद भी पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत लिख रहा है। आखिर इसकी लेगेसी, इसकी विरासत क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम आज भी ढूंढ रहे हैं।